हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। कल जेपीएससी का पेपर हुआ और आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने जेपीएससी का पेपर दिया भी होगा या आपके जानने वाले लोगों ने जेपीएससी का पेपर दिया भी होगा। आप लोगों ने देखा किस तरह से पहले पेपर के बाद ही एक वीडियो लीक किया गया। आई होप आप लोगों ने न्यूज़ में जाकर के वो वीडियो देखा भी होगा। किस तरह से ओएमआर सीट को वहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा भरा जा रहा था जब वहाँ पे एंट्री हो रही थी स्टूडेंट लोग की। ओपन ओपन पूरा कंपाउंड में आपको देखने को मिला होगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर ऑलरेडी उनके पास पहले से ही कुछ उम्मीदवार जो थे, एस्पिरेंट थे, उनको वहाँ पे मिल चुका था और वो वहाँ पे फ़ोन पे बात करके वो किस तरह से वो अपने ओएमआर सीट भर रहे थे, वो वीडियो आपको उसमें देखने को मिला होगा। तो एक तरह से देख सकते हैं जेपीएससी का पेपर आपका लीक हो गया था, जो कि कल के डेट में हुआ था। पहले पेपर के दौरान ही पेपर लीक हो गया था, वो देखने को मिला था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आयोग के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल अपने जो फोकस है वो अपने पूरा अपने ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत से तैयारी करके गए होंगे और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती है, एक तरह से हताश फील होता भी है, अंदर से दुख होता भी है कि इतना मेहनत करने के बाद भी पेपर जो लीक हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम एस्पिरेंट्स के रूप में हमें बस आगे बढ़ते हुए चलना है, फोकस करते हुए चलना है, अगले पेपर की ओर अभी फिलहाल टारगेट करना है। जो ऑब्वियस सी बात है, ये पेपर अगर कैंसिल होगा तो विद इन 6 मंथ्स आपके ये दोबारा ये पेपर लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको फोकस करते हुए चलना, टारगेट करना है। अपकमिंग जो भी पेपर आने वाले हैं अभी पूरा ध्यान जो है उसके ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे के और आगे को लेकर के सोचिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे मेरे तरफ से ये जो साहस की सीरीज़ है जो ये कवर कराई जाती है, ये मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे मेरे तरफ से जो भी करंट अफेयर कवर कराया जाता है वो बाइलिंगुअल्स में कवर कराया जाता है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ आप डेली बेसिस का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने जो है, अभी रिसेंट में होम मिनिस्ट्री के द्वारा सीएई को यहाँ पे घोषणा किया गया और यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उसको लागू कर दिया गया है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे मोबाइल ऐप जो है वो अब यहाँ पे फंक्शनल भी हो गया है। देख सकते हैं प्ले स्टोर से भी आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर वेबसाइट से भी आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लोग बेसिकली नागरिकता को लेकर के अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान से रखते हुए चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे चालू हो गया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। अभी CAE 2019 की अगर मैं बात करूँ तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो बेसिकली 2019 को यहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी, यानी अमित शाह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये बेसिकली नागरिकता अधिनियम 1955 को यहाँ पे संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन देशों के जो मिनॉरिटी पर्सन्स हैं, जो 6 धर्म के लोग हैं, जो बेसिकली माइग्रेट होकर के भारत आए हैं, वो बेसिकली उनको यहाँ पे नागरिकता प्रोवाइड करने को लेकर के यहाँ पे CAE 2019 को यहाँ पे ऑपरेशनल किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर से यहाँ पे एप्लीकेंट जो है, जो बेसिकली उम्मीदवार हैं, आवेदक है, जो उनको गृह मंत्रालय के द्वारा से बताया गया है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, जो बेसिकली नागरिकता जिनको लेनी है। तो ये बेसिकली इनैक्ट यहाँ पे कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2019 को ये बेसिकली पारित किया गया था और यहाँ पे इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 1955 का नागरिकता अधिनियम को यहाँ पे संशोधित किया गया और एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो माइग्रेंट से, जो बेसिकली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत आए थे, कौन कौन धर्म की बात यहाँ पे कही जाए, जो बेसिकली मिनॉरिटीज़ थे यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ थे, अल्पसंख्यक थे, जो बेसिकली भारत आए थे 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले से जो भारत आकर के रह रहे हैं, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, या सिख से, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए वो एलिजिबल हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और उन्हीं को लेकर के यहाँ पे ये जो ऐप है ये यहाँ पे ऑपरेट कर दिया गया है और वो यहाँ पे नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रतन टाटा से रिलेटेड है। यहाँ पे अभी रिसेंट में इनको नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अवार्ड से रिलेटेड एक आर्टिकल्स भी है हमारे भारत के संविधान में। चलिए मुझे बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत हम किसी को अवार्ड जो है, हमें अवार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है, बल्कि हम टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें हम आर्टिकल्स को भारत में दिया जा सकता है, लेकिन जो अवार्ड है वो अवार्ड आप लोग को यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर टाइटल की बात कही जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर टाइटल भारत में किसी को दिया भी नहीं जा सकता। अगर भारत के नागरिकों किसी के तरफ से बाहरी किसी देशों से अगर टाइटल मिलता भी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा सन के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा को मुंबई में उनके परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया है, देख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। यहाँ पे नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड की अगर बात करें तो ये अवार्ड जो है बेसिकली भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसको रखा गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये अवार्ड जो है बेसिकली व्यक्तियों की मान्यता का पुरस्कार है, और जिन्होंने सामाजिक कल्याण में मानव कल्याण के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है, देख सकते हैं। जो सोशल वेलफेयर में पूरी तरह से डेडिकेट किए हैं, जो समाज में एक तरह से सोशल वेलफेयर को लेकर के जिन्होंने काम किया है, और एक तरह से मानवीय कारणों को लेकर के जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्शनल वर्क किया है भारत में, उनको बेसिकली ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। ये अवार्ड बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव जी के नाम पे रखा गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, याद रखिएगा रतन टाटा जी को अभी फिलहाल यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड यहाँ पे मिला है। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ बेसिकली तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना में जियो हेरिटेज साइट यहाँ पे नामित किया गया है, भू विरासत स्थल। और ये कहाँ पे इसको नामित किया गया है, कहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है, तो ये पांडावुलु गुट्टा, ये ध्यान रख सकते हैं। ये एक जगह है तेलंगाना में, वहीं पे जो कि बहुत पुराना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उससे भी ये पुराना आपको ये जगह देख सकते हैं। यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है, एक तरह से भू विरासत स्थल के रूप में इसको यहाँ पे नामित किया गया है। कहाँ पे, पांडावुला गुट्टा में, जो कि तेलंगाना में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक गुफा में आपको यहाँ पे बहुत सारे कला देखने को मिलेंगे, चित्रकला आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं मृग के चित्र देख सकते हैं, बाइसन हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, आदि वन्य जीवों का यहाँ पे कला चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरह से मनुष्य की गुफाओं की दीवारों और छतों पर शैल आश्रयों और पृथक शिलाखंडों पर पहचानी गई शैल कला की यहाँ पे दुर्लभ झलक यहाँ पे पेश की जाती है। इसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि एक तरह से हिमालय की पहाड़ियों से भी काफ़ी पुराना जगह ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको जानवर वगैरह हो गए, बाइसन हो गए, मृग हो गए, ये सभी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जगह बेसिकली कहाँ पे है, ये बेसिकली पांडावुला गुट्टू में है। और ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, मैप से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर समझते हुए चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग नए हैं मैं आपको बता दूं, ये साहस का जो सीरीज़ है ये इतना इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज़, आपको फिगर वाइज आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको बाइलिंगुअल से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तीसरा से जिस भी लोकेशन से रिलेटेड आपका न्यूज़ होता है उस लोकेशन को मैप के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि एक तरह से मैप रीडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड का जहाँ से भी रिलेटेड न्यूज़ होते हैं वहाँ पे मैं आपको फिगर वाइज, आपको मैप वाइज आपको वहाँ के न्यूज़ को क्लियर करता हूँ। और इसके साथ साथ जिस भी लोकेशन से रिलेटेड न्यूज़ होता है उसके यहाँ पे उस लोकेशन के बारे में भी हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका साहस का सीरीज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स प्लस मेंस के अकॉर्डिंग ये आपका बेसिकली डेडिकेटेड है। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट बैच है। आपका करंट अफेयर को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली ये जो लोकेशन है पांडावुलु गुट्टा, जिस लोकेशन की बात यहाँ पे कही जाए वो बेसिकली यहाँ पे भूपाल पल्ली, ये जो जिला है यहीं पे बेसिकली लोकेटेड है, और यहीं पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है, और यहीं पे इसको जियो हेरिटेज साइट के नाम से जाना गया है, नामित किया गया है, भू विरासत स्थल, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिकली तेलंगाना से राज्य में ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, ये राज्य जो है इसकी सीमाएं अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करती, छत्तीसगढ़ हो गए,
महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी राज्यों के साथ इनकी सीमा जो है वो टच होती है। कैपिटल की बात करो तो हैदराबाद, हैदराबाद याद रखिएगा एआई कैपिटल सिटी, यहाँ पे एआई कैपिटल, यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, इसको पूरा डेडिकेट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इसका कैपिटल हैदराबाद तो है ही। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल जो हो गई तमिलसाई साउंडराजन हो गई। 2 जून 2014 को ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य बन करके ये तैयार हुआ था। याद रखिएगा 29वां स्टेट ये भारत का बन करके तैयार हुआ था 2 जून 2014 को। कहाँ से ये अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से आपका अलग हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 मीनार आपको देखने को मिलेगा। 16वीं शताब्दी का यहाँ पे मॉस्क्यू है। यहाँ पे 4 आर्चेज देख सकते हैं, 4 टावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लाड बाजार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी का आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट जो है। गोलकोंडा फोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायमंड ट्रेडिंग सेंटर जो बेसिकली पहले हुआ करता था, तो ये आप देख सकते हैं। ये सारी जगह आपको यहीं पे तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है बेसिकली आपका रिलेटेड है, प्रसार भारती चेयरमैन के रूप में यहाँ पे इन्होंने कार्यभार संभाला है। इनका नाम क्या है? नवनीत कुमार सहगल, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रसार भारती चेयरमैन के रूप में इन्होंने यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे इन्होंने नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ध्यान रख सकते हैं। नवनीत कुमार सहगल जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने यहाँ पे कार्यभार संभाला है। सहगल यूपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त यहाँ पे आपके ब्यूरोक्रेट है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये किसके जगह पे आए थे? सूर्य प्रकाश के जगह पे ये बेसिकली आए हैं, जिन्होंने अभी चेयरमैन का जो टर्म था उन्होंने 2020 में कंप्लीट किया था। उन्हीं की जगह पे ये प्रसार भारती चेयरमैन के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए नवनीत कुमार सहगल, ये ध्यान रख सकते हैं। इनको अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। आफ्टर सिलेक्शन कमेटी फॉर चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती हेडेड बाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर जी के द्वारा इनको रिकमेंड किया गया था, लेकिन अपॉइंट जो किया गया है वो यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो जगदीप ढांकर की अध्यक्षता वाली प्रसार भारती के अध्यक्ष पद की चयन समिति द्वारा उनकी सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति की है। तो सिफारिश यानी रिकमेंडेशन कौन देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। जो बेसिकली सिलेक्शन कमेटी होती है जिसका हेड यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर जी के द्वारा किया जाता है, तो रिकमेंड इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन अपॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो नवनीत कुमार सहगल जो है आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा प्रसार भारती के चेयरमैन है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये पूर्व बेसिकली आईएएस ऑफिसर थे 1988 बैच के, ये ध्यान रख सकते हैं। यूपी कैडर में बेसिकली ये सेवानिवृत्त थे। ठीक है, अभी प्रसार भारती से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया था, वो कौन सा न्यूज़ था? पीबी शब्द, याद होगा आप लोगों को। पीबी शब्द यहाँ पे ये बेसिकली इस सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और ये सर्विस को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्विस को लॉन्च बेसिकली प्रसारण मंत्री के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये प्रसार भारती के समाचार साझाकरण को यहाँ पे लॉन्च किया गया, देख सकते हैं। और इसके तहत ये साफ साफ बताया गया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 1 साल तक ये सर्विस बेसिकली यूजर्स को दिया जा रहा है, ताकि जितने भी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, खास करके जितने भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के जो 50 भाषाएं जो है भारत की, उसमें बेसिकली यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे न्यूज़ सर्विस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ये अगले 1 साल तक ये बोला गया है। इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा? तो डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके साथ ये सर्विस जो है वो शेयरिंग यहाँ पे की गई है, न्यूज़ सर्विस शेयरिंग, ये ध्यान रख सकते हैं प्रसार भारती जी के द्वारा। प्रसार भारती के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं पीबी शब्द, याद रखिएगा, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंट में ही इस न्यूज़ को कवर किया था 2 दिन पहले, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? हम लोगों ने इस न्यूज़ को भी कवर किया था, जिसमें भारत का स्थान 134 आपको देखने को मिलेगा। 2022 का ये बेसिकली आपको ये रैंकिंग यहाँ पे रिलीज़ किया गया, जिसमें 193 कंट्रीज़ में भारत का रैंक जो है 134 है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइटल जो है वो ब्रेकिंग द ग्रिड लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टाइटल है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो भारत की स्कोर कितनी है? 0.6441, ये ध्यान रख सकते हैं। ये यहाँ पे जो कि SDI वैल्यू पहले से बड़ी है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये वैल्यू किस लेवल पे अच्छी है, किस कैटेगरी में आती है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक को 4 टायर में, 4 स्टेज में यहाँ पे बांटा गया है।
जो पहला स्टेज है जिसको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी बहु उच्च मानव विकास, उसके अंतर्गत जो वैल्यू होती है वो 0.8 से 1 तक की वैल्यू होती है, लेकिन हमारा तो 0.6 के अंतर्गत आता है, तो ये बेसिकली हमारा जो है वो इसके अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला जो है उच्च मानव विकास यानी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी 0.7 से 0.79 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये भी हमारा वैल्यू जो है वो इसके अंतर्गत आप नहीं देख सकते, नहीं आता है। तीसरा जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, मध्यम मानव विकास स्तर पर हमारा देश जो है वो विकास हो रहा है, देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा वैल्यू आ रहा है 0.55 से 7.0 की बात यहाँ पे कही जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इसी के अंदर में वैल्यू जो है वो लाई करता है, यानी हमारा जो विकास हो रहा है मानव का भारत में वो बेसिकली मध्यम स्तर पर हो रहा है, ये उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। हम लोग थर्ड वाला जो टायर है उसमें हम लोग लाइक करते हैं, और सबसे नीचे होता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्न मानव विकास, जिसकी वैल्यू जो होती है 0.55 से नीचे से होती है, देख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भारत का स्थान कितना है, 134 रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 193 देशों में से है। और वैल्यू की बात करूँ तो 0.6441 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत की वैल्यू है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया गया है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, जहाँ पे भारत का जो स्थान है वो कितना रखा गया है, तो 104वां स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वीडेम यानी वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी रिपोर्ट में भारत जो है 104वें स्थान पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे टोटल देश की बात करें तो 179 कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें भारत का स्थान 104 है। देखिए कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसमें भारत का स्थान 134 है। यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसमें भारत का स्थान 104 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनके द्वारा वीडेम के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि भारत जो है वो शीर्ष 10 निरंकुश देशों में सूचीबद्ध यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं, लिस्ट किया गया है। इंडिया को कहाँ पे लिस्ट किया गया है, टॉप 10 ऑटोक्रेटेसियर कंट्री के अंतर्गत यहाँ पे इसको रखा गया है, जहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आधा जो आबादी है उसको पूरी तरह से निरंकुश देशों की आधी आबादी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भारत के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, जो बेसिकली ऑटोक्रेसी वाले नेशंस होते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे भारत की तरफ से आधी आबादी जो उस देश की है उसको यहाँ पे प्रभावित भारत कर रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 तक भारत जो था वो इनके तहत यानी वीडेम इंस्टीट्यूट के तहत ये साफ साफ बताया जा रहा है कि वीडेम इंस्टीट्यूट ने बोला कि 2018 तक तो भारत जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री था, यानी आपका लोकतंत्र देश था। 2018 के बाद से इन्होंने इसको डेमोक्रेसी से शिफ्ट कर दिया है, किसमें, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में, यानी चुनावी निरंकुशता में स्थानांतरित कर दिया है भारत को। यानी आज के डेट में आप देख सकते हैं वीडेम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भारत जो है वो एक इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी यहाँ पे बता दिया गया है, वैसा ऑटोक्रेसी जहाँ पे चुनाव होते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेसी में बेसिकली चुनाव नहीं होते है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी इस वर्ड यहाँ पे इसमें रखा गया है, ये ध्यान रख सकते हैं वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और अभी तक जो है वो उसी स्थिति में यहाँ पे बरकरार है 2018 से अब तक। ये रिपोर्ट जो है वो एक तरह से दिखाता है कि किस तरह से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियन है उसको यहाँ पे उजागर करता है, और इसके तहत बताया जा रहा है किस तरह से जो लक्षित देशों के खिलाफ सूचना युद्ध आयोजित करने का ये बेसिकली इरादा रखते हैं, तो इसको ये हाईलाइट कर रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें तो भारत का स्थान 104 यहाँ पे देख सकते हैं, वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। अभी फिलहाल हम लोगों ने, अगर आपने देखा नहीं होगा आप देख लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव का यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। इसकी चुनाव जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट होगी। लास्टवां जो चरण होगा वो 1 जून को होगा, और मतगणना जो होगी, जो बेसिकली रिजल्ट जो घोषित किया जाएगा, डेट ऑफ काउंटिंग जो होगी वो 4 जून को होगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सारे यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिए गए हैं, 16 मार्च को किए गए हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी के द्वारा ये बेसिकली घोषणा की गई है। पूरा शेड्यूल मैंने आपको एक वीडियो पूरा बनाया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कल वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल में
जो जो भी अनाउंसमेंट किया गया है मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा, उनके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया तारीख को लेकर के, 2024 की घोषणा को लेकर के, और ये बेसिकली शेड्यूल जो है वो यहाँ पे ECI के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पे घोषणा कर दी गई। डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और परिणाम जो है वो 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। जो 17वां लोकसभा का जो टर्म है, विधानसभा का जो कार्यकाल है, वो कब खत्म होगा? 16 जून 2024 को ये समाप्त हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो 7 चरणों में होंगे, ये भी बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 2 चुनाव आयुक्त हैं, कौन कौन है चलिए उसका नाम बताइएगा। ठीक है, चुनाव आयोग अभी रिसेंट में ही यानी 15 मार्च को ही उनको अपॉइंट किया गया है। चलिए मुझे बताइएगा जो जो इलेक्शन कमिश्नर अभी जो अपॉइंट किया गया उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अगला न्यूज़ जो है वो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे इनके द्वारा डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे अनावरण किया गया है। NIA ब्रांचेस जो है बेसिकली टेररिज्म और क्राइम को जो बेसिकली देखती हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है जो यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है, देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो डिजिटल आपराधिक मामले प्रबंधन प्रणाली और जम्मू और कोच्चि में 2 शाखा कार्यालयों का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो देख सकते हैं इसका यहाँ पे 2 ब्रांचेस ऑफिस जो है, एक जम्मू में एक कोच्चि में, इसको यहाँ पे इनाग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक रायपुर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एक मोबाइल ऐप जो है संकलन ऐप, जो यहाँ पे जो नए बेसिकली आपराधिक कानूनों को नेविगेट करने के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो नया मोबाइल ऐप संकलन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। रायपुर में एक आवासीय परिसर और एक नए आपराधिक कानूनों को नेविगेट करने के लिए एक मोबाइल ऐप संकलन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं ये विकासों का उद्देश्य जो है वो आतंकवाद और अपराध से निपटने में NIA के परिचालन प्रभावशीलता और न्याय वितरण में सुधार करना है। तो एक तरह से NIA का ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और एक तरह से जस्टिस डिलीवरी को किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे, किस तरह से टेररिज्म को टैकल करेंगे, क्राइम को टैकल करेंगे, ये पूरा उसका विकास जो है उसी से, ये उद्देश्य उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम जो कि NIA के अंतर्गत आता है, एक तरह से NIA ऑपरेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके उसको लेकर के यहाँ पे ये विकास यहाँ पे किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ के अंतर्गत में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका आता है, जो बेसिकली यहाँ पर शिकायत निवारण आकलन सूचकांक, यहाँ पे इनकी इस कैटेगरी में जो गृह मंत्रालय है वो 10 सेल्स मंत्रालयों में शामिल है, यानी जो भी शिकायतें दर्ज होती हैं उसका निवारण इनके द्वारा टाइमली किया जाता है। इसको लेकर के ये होम मिनिस्ट्री जो है पूरी तरह से कमिटेड है। तो शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्धता यहाँ पे जताई गई है। 2023 को 24 शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष 10 में यहाँ पे गृह मंत्रालय को रखा गया है। इसमें 30 दिवसीय मानक को पार करते हुए औसतन 8 दिनों में, देख सकते हैं पहले जो आपके जो केसेस थे लगभग 50,000 के केसेस को लगभग 30 दिन लग जाते थे उसका उसका निवारण करने को लेकर के, उसका समाधान करने को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पे 48,837 जो शिकायतें हैं उसको यहाँ पे 8 दिन में ही इसका समाधान निकाल दिया जाता है। देख सकते हैं जो पहले 30 दिन लगता था अब उसको यहाँ पे 8 दिन में ही इसका निवारण कर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसकी वजह से इस मंत्रालय को टॉप 10 रैंकिंग में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% सिटीजन सेटिस्फैक्शन रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शिकायतों से निपटने में अपनी दक्षता और जवाबदेही का प्रदर्शन करते हुए 40% नागरिक संतुष्टि दर यहाँ पे बनाए रखे हैं। देख सकते हैं सिटीजन सेटिस्फैक्शन रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 40% जो कि मेंटेन है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो याद रख सकते हैं टॉप 10 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आपका इसमें शामिल है। किसके अंतर्गत? ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स के अंतर्गत। अब ये इंडेक्स है क्या? तो ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकायत निवारण मूल्यांकन एंड सूचकांक की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक यहाँ पे लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स
को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा, देख सकते हैं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है, तो ये बेसिकली इसकी अवधारणा जो है, इसको डिज़ाइन जो किया गया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। देख सकते हैं DARPG के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, देख सकते हैं ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अवेलेबल है नागरिकों के लिए सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के साथ अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए नागरिकों के लिए ये 24/7 उपलब्ध ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ध्यान रख सकते हैं जहाँ पे वो अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ, और एक तरह से जो भी रिलेटेड होंगे सर्विस डिलीवरी में उन सारी शिकायतों को यहाँ पे इनके द्वारा 24/7 समय में यहाँ पे 24/7 में कभी भी ये अपने शिकायत को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो और इसका निवारण यहाँ पे होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका इंडेक्स है। याद रखिएगा इसको जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्र मंत्री जो शिकायत और पेंशन मंत्रालय उनके तहत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पे नेवी को यहाँ पे जो बेसिकली भवन है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया है। ये हेडक्वार्टर को राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन को यहाँ पे उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये इंडिया का नेवी का यानी नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया। इसका नाम क्या है, नौसेना भवन, ये ध्यान रख सकते हैं। रक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे बेसिकली इसको उद्घाटन किया गया है। इसका जो डिज़ाइन किया गया है एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिता के माध्यम से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सौर प्रणाली, ग्रीन रेटिंग 4 जैसे टिकाऊ तकनीक भी यहाँ पे शामिल है, देख सकते हैं। नेशनल कंपटीशन के तौर पर इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है, जैसे सोलर सिस्टम्स के हो गए, ग्रीन रेटिंग 4 के हो गए, ये सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन भी है, जिसमें अत्याधुनिक एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली भी उन्नत सुरक्षा से सुसज्जित यहाँ पे की गई है। तो इनहेंस सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे बेसिकली इनेबल है, और फेशियल रिकॉग्निशन भी सिक्योरिटी लेवल पे यहाँ पे आपका एक्टिव है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ से पूरी तरह से सुसज्जित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल है। एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्घाटन यहाँ पे नौसेना भवन का किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में आप यहाँ पे देख सकते हैं नौसेना भवन, ये ध्यान रख सकते हैं। ये इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो इथेनॉल 100 से रिलेटेड है। अन्नदाता बनेंगे ऊर्जादाता, मोदी सरकार की गारंटी। इथेनॉल 100 को यहाँ पे बेसिकली लॉन्च किया गया है ये फ्यूल को, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि कौन है, एक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने इंडियन ऑयल आउटलेट पर एक नया ऑटोमोटिव यहाँ पे इनके द्वारा एक नया ऑटोमोटिव फ्यूल यहाँ पे इथेनॉल 100 को यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये अब पूरी तरह से अवेलेबल कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक में होगा, यूपी में होगा, दिल्ली में होगा, तमिलनाडु में ये आपका उपलब्ध रहेगा। देख सकते हैं इथेनॉल 100 जो फ्यूल है वो आपका इन राज्यों में उपलब्ध रहेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, ये ध्यान रख सकते हैं। अभी यहाँ पे खास करके बोला गया ये इथेनॉल 100 जो है वो एक तरह से क्या है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की उम्मीद है। देख सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल पर जो हम लोग डिपेंड है पेट्रोलियम वगैरह पे, तो उस पर हम लोग रिलायबल कम हो सके, उसको डिक्रीज कर सके अपनी रिलायबिलिटी को, इसके लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली आपका फ्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी आप देख सकते हैं। अनुकूल परिवहन के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिया गया है। तो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के ये फ्यूल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है इथेनॉल 100। याद रखिएगा किन किन राज्यों में ये अवेलेबल रहेगा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आज का करंट अफेयर था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो नए लोग हैं आई होप उनको भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई होगी।
करंट अफेयर्स जो यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं वो पूरा डिटेल में कवर कराए जा रहे हैं, तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। ये साहस का जो सीरीज़ है ये रोज़ सुबह 8 बजे होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल का सीरीज शाम में 4 बजे हो रहा है, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आपका रात में 8 बजे होता है। ये 3 आपके चल रहे हैं, कोशिश कीजिएगा तीनों को कवर करने का। और वीकली आपका करंट अफेयर का रिवीजन आपका संडे को होता है, तो उसको अच्छे से कवर करते हुए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर तो मैंने आपको कवर करा दिया, आप रेडी रहिए क्वेश्चंस के लिए। कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको उस समय इसका आंसर देना है। नहीं पता, कोशिश कीजिए इसको रिसर्च करने का, सर्च करके उसका आंसर निकाल करके फिर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, लेकिन आंसर सभी को करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ, यहाँ पे पूछा है भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते यानी लोन एग्रीमेंट पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं, वो आपको बताना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। आपको बताना है राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसको, यहाँ पे भारत किस भारतीय को, उनका नाम आपको बताना है। चौथा, मेलानोक्लामिस द्रौपदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित। तो आपको बताना है वो प्रजाति, ये अभी रिसेंट में एक प्रजाति की खोज की गई थी, उस प्रजाति का जो नाम रखा गया था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया था, देख सकते हैं। तो आपको बताना है वो जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है, वो आपको बताना है, उसका नाम बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस मंत्रालय ने, मंत्रालय बताना है, जो वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, यानी ग्लोबल ग्लोबल गुड जेंडर इक्विलिटी एंड इक्विटी। अब देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, ये आपको बताना है किसके साथ, किस मंत्रालय ने गठबंधन यहाँ पे लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। तो उसी को लेकर के ये आपका क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा लोग एक्टिवली इस पास क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्वेश्चंस उसी लेवल पे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देने का। इसके साथ साथ लोकसभा का एक वीडियो मैंने आपको निकाला है, एक वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर में भी आ रहा होगा लोकसभा का, उसको जरूर देखिएगा। पूरे इलेक्शन के बारे में डिटेल में जिक्र किया गया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आर्टिकल्स का भी आपको सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आर्टिकल्स का पूरा रिवीजन मेरे तरफ से कराया जा रहा है, अब तक 40 आर्टिकल्स मेरे तरफ से कवर करा दिए गए हैं, तो अच्छे से उसको कवर करते हुए चलिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। एक तरह से पॉलिटी का भी रिवीजन होता हुआ चल रहा है। जो नए लोग हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी नया वीडियो यहाँ पे आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।